था कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में नेवी ऑफिसर की पत्नी ने किस कदर अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मुस्कान ने मिलकर उसे ऐसा बेदर्द मौत दिया जिसकी हम जितनी भी बुराइयां करें शायद उतनी कम है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और तेजी से इस तरीके की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इस तरीके की जितनी भी घटनाओं का चर्चा करूंगा शायद वो घटनाएं कम है एक पति के ऊपर हो रहे जुर्मों सितम के लिए, क्योंकि मुस्कान ने अपने ही पति को पहले तो मारा, फिर उसे काटा और उसके बाद उसे एक ड्रम में डालकर सीमेंट से चुनवा दिया। अब सोचिए कि कितनी खतरनाक प्लानिंग उस महिला की रही होगी कि अपने पति को मारने के बाद उसके सबूत को मिटाने के लिए ड्रम में चुनवा देती है। इस तरीके की खौफनाक मानसिकता वाले लोगों का इस देश में क्या करना चाहिए, इस कानून को कौन सी सजा देनी चाहिए, ये आप जरूर तय करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर भी जरूर करिएगा। लेकिन उससे पहले इससे भी एक खतरनाक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, यकीन मानिए जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएंगे। दरअसल आज की कहानी शुरू होती है जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र के स्थित एक महिला से, जो महिला रोज अपने पति को बताती थी कि वो एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करती है और वो रोज अपने घर से उस फैक्ट्री जाती थी काम करने के लिए। एक दिन पति के मन में ये आया कि चलो देखते हैं आखिर ये किस फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती है। अब वो महिला का पीछा करते हुए उसके ठीक पीछे पीछे जाता है। जब वो पीछे पीछे जाता है तो देखता है क्या है कि उसकी पत्नी एक कपड़े की दुकान पर जाकर बैठी हुई है और उस कपड़े की दुकान पर जो उसका मालिक होता है वो भी बैठा होता है। ये दोनों एक साथ बैठ करके बातचीत कर रहे होते हैं। ये देखकर उस पति को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि यार ये कैसी बात हुई, ये तो किसी कंपनी में काम करने के लिए जाती है, तो फिर इस कपड़े की दुकान पर क्या कर रही है। उसने यही बात जानने के लिए उस दुकान में एंट्री कर दी और लगा चीखने चिल्लाने की तुम यहाँ पर क्या कर रही हो जब तुम्हारी नौकरी किसी फैक्ट्री में है। अब पत्नी बार बार अपने पति को समझा रही हो कि थोड़ा धीरे बोलो, चुप हो जाओ, मैं सारी बात तुमको समझा रही हूँ, चुप रहो, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। इधर जो ये दुकान थी ये 2 फ्लोर की थी, तो पति बार बार जब चीख रहा था तो पत्नी कहती है दुकान के मालिक से कि इनको छत पर लेकर चलिए, वहां हम इनको आराम से समझाते हैं। जैसे ही वो अपने पति को छत पर लेकर जाती है और इधर दुकान का मालिक भी छत पर जाता है, तो उसी दरमियान फिर बार बार वो बात समझाती है कि थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपको समझाती हूँ कि घटना क्या है और क्यों इस तरीके से मुझे इस दुकान पर काम करना पड़ा, मैं पूरी कहानी आपको समझाती हूँ। लेकिन पति एक नहीं सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिरकार जब उसने चीखना चिल्लाना कम नहीं किया कि तभी पास में ही रखे हथौड़े को उठाती है पत्नी और अपने पति के सर पर दे मारती है। जैसे ही इस हथौड़े से अपने पति के सर पर मारती है तो पति तत्काल वहीं पर गिर जाता है। आखिरकार ये पत्नी उस पति के चीखने से इतना इरिटेट हो जाती है कि उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। अब जब उसे मौत के घाट उतार दिया और समस्या ये हो गई कि दुकान का जो मालिक था वो और ये पत्नी दोनों अब इस लाश को ठिकाने कैसे लगाएं, इसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। आखिरकार ये दोनों इस लाश को एक प्लास्टिक के बैग में भरते हैं और प्लास्टिक में बैग में भरने के बाद फिर उसे एक पॉलीथीन में पैक किया जाता है। उसके बाद उसे एक प्लास्टिक के बोरे में रखा जाता है और मानो ऐसा दर्शाया जाता है कि जैसे कोई कपड़े का बंडल हो और उसे ये दुकान का जो मालिक है, दुकान का मालिक और यहाँ पर काम करने वाली जो महिला है वो दोनों लेकर मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और मोटरसाइकिल पर बैठने के बाद वो इसे लेकर पूरे शहर में घूमते रहते हैं कि कहीं कोई सुनसान जगह मिले जहां इसे फेंका जाए और उसके बाद इसका पूरा नामो निशान मिटा दिया जाए। अब वो सुनसान जगह ये लोग तलाशने की चक्कर में रिंग रोड स्थित नेटवा पुलिया के पास उसे लेकर जाते हैं और वहीं पर डेड बॉडी फेंक के उसमें आग लगा देते हैं और आग लगाने के बाद ये लोग वहां से चुपचाप अपनी दुकान पर चले आते हैं और फिर जब समय होता है तब ये महिला अपने घर चली जाती है। उधर अब सबसे बड़ी समस्या ये हो चुकी होती है कि शाम होते चली जाती है
और पति घर पर वापस नहीं आता है। पत्नी बार बार अपने बच्चों से कहती है कि देखो तुम्हारे पापा कहाँ रह गए, अभी तक घर क्यों नहीं आए। जिसकी मौत हुई रहती है, जो इस परिवार का मुखिया होता है धन्नालाल सैनी, अब इसके बारे में खोजबीन चालू की जाती है। दिन भर खोजने के बाद कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती है। अगले सुबह जो व्यक्ति गायब हुआ रहता है, उसका भतीजा पुलिस में जाता है और एक रिपोर्ट दर्ज कराता है कि मेरे चाचा जी गायब हो चुके हैं और वो मिल नहीं रहे हैं, कैसे मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खतरनाक, बेहद खौफनाक और फिर एक बार एक पत्नी ने अपने पति के साथ वो किया जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी कहानी हम आपको सुनाए उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और रोजाना की तरह ये कहानी भी सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देर ना करते हुए दोस्तों हम सीधे कहानी पर आते हैं। दरअसल दोस्तों, पुलिस को रिंग रोड के पास जो स्थित एक नेटवा पुलिया होता है, वहीं से एक बार फोन आता है। पुलिस फोन उठाती है तो पता चलता है कि यहाँ पर एक आदमी का अधजली लाश पड़ा हुआ है। अब तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब वो बैग खोलती है तो देखती है कि एक व्यक्ति का पूरी शरीर जल चुका है, सिर्फ सर के ऊपरी हिस्सा बचा हुआ है। अब ये देखने के बाद पुलिस उसे अपने कब्जे में लेती है और जो स्थानीय लोग इसे फोन करके जानकारी दिए रहते हैं कि पोस्टमार्टम के लिए इस बॉडी को भेजती है और इसे मोर्चरी में सुरक्षित रख दिया जाता है फोटोग्राफ्स लेने के बाद। उधर ये दिन बीत जाता है। अगले दिन एक व्यक्ति आता है जिसका नाम देवीलाल होता है और वो कहता है कि कृपया मुझे एसएचओ साहब से मिलवा दीजिए। वो बार बार रिक्वेस्ट करता है। बाकी पुलिस वाले पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या समस्या है, तुम क्यों एसएचओ साहब से मिलना चाहते हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं ये बात मिलकर उन्हें ही बताऊंगा। आखिरकार थोड़ी देर बाद एसएचओ साहब खाली होते हैं और ये जो लड़का होता है जिसका नाम देवीलाल होता है, और देवीलाल जा करके बताता है उनको कि सर मेरे चाचा थे जिनका नाम था धनीलाल सैनी, कल से ही गायब हैं और उनका कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ चले गए हैं वो, और मेरी चाची सहित मेरा पूरा परिवार परेशान है। हम लोग चप्पे चप्पे को ढूंढ माने लेकिन कहीं भी मेरे चाचा मिल नहीं रहे हैं। जब इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस वाले सुनते हैं तो कहते हैं कि एक काम करो, अपने एक सिपाही को बुलाते हैं और कहते हैं एक काम करो, जो मोर्चरी में लाश रखी हुई है जरा उसका फोटोग्राफ इसको दिखाओ, कहीं देखो इसमें उसमें से तो इसके चाचा कोई नहीं है। अब ठीक यही होता है, उस रखे हुए लाश का फोटोग्राफ्स लिया गया होता है। वो फोटोग्राफ इस देवीलाल नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है। जैसे ही ये फोटो देखता है उसी थाने में दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। कहता है कि सर यही मेरे चाचा जी हैं और इनकी लाश कहाँ है। अब जैसे ही ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस उसे प्यार से समझाती है, पूछती कि किसी की इनसे दुश्मनी थी क्या, जो इस तरीके से इसे बैग में भर करके आग लगा दिया था। तो वो कुछ बता नहीं पाते हैं और आखिरकार परिवार के लोग थाने आते हैं। फिर उन्हें मोर्चरी भेजा जाता है और इस लाश को वापस दे दिया जाता है और पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लेती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। आखिरकार जांच पड़ताल जब शुरू करती है तो देखा जाता ये है कि कई सारे सीसीटीवी कैमरे में एक महिला जो बीच में एक बड़ा सा गट्ठर लेकर के शहर को बीचों बीच बार बार घूम रही है। एक गाड़ी है जिस पर एक पीछे महिला बैठी हुई है, बीच में एक प्लास्टिक का बोरा है और ठीक उसी तरीके का बोरा उस घटना स्थल से भी मिला रहता है और आगे एक व्यक्ति गाड़ी चला रहता है। जब कई सारे सीसीटीवी कैमरे में वो गाड़ी घूमती हुई नजर आती है तो पुलिस उस गाड़ी के नंबर को ट्रेस करती है और ट्रेस करते हुए एक दुकान पर पहुंचती है। जिस दुकान का नाम ट्रेस करते हुए एक दुकान पर पहुंचती है और जिस दुकान का नाम होता है श्याम शरण कपड़ा शॉप। और उस कपड़े शॉप के पास पहुंचने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुम सीसीटीवी कैमरे में बीच में ये क्या चीज लेकर बार बार घूम रहे हो। तो पहले तो वो ना नुकुर करता है और वो बताने से मना कर देता है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू करती है तब वो बताता है कि ये एक लाश थी जिसे हम लोग लेकर घूम रहे थे। तब पुलिस पूछती है हम लोग मतलब कौन, और कौन है तुम्हारे इस मामले में शामिल। तब वो बताता है कि इसमें गोपी देवी नाम का एक महिला है जो अपने ही पति की लाश लेकर घूम रही है। ये बात सुनने के बाद पुलिस तो मानो शॉक हो जाती है, क्योंकि अगर थाने में सबसे ज़्यादा कोई रो रहा था
तो गोपी देवी हीरो रही थी और सबसे ज़्यादा चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि अब मैं किसके सहारे रहूँगी, मैं एक बेटी और एक बेटे को लेकर कहाँ जाऊँगी, बड़ी बेटी का तो शादी हो चुका है, अब इस बेटे का क्या होगा। और ये सब बात कहते हुए उसकी चीखे चिल्लाहट सुनने के बाद पुलिस की भी आंखें नम हो जाती हैं कि आखिर अब इस तरीके से ये महिला अपना जीवन यापन कैसे करेगी। इसके पास कोई आय का साधन भी नहीं है, बच्चा भी अभी छोटा है। लेकिन जब उस दुकान का मालिक यानी दीनदयाल जब बताने लगता है पूरी बात, तो आखिरकार पुलिस हार मानकर धनीलाल की पत्नी को उठाती है और उससे कहती है कि साफ साफ बताओ कि तुम किसे लेकर बोरे में घूम रही थी और तुम अपने पति के बारे में क्या जानती हो। इस पर वो बिल्कुल अनजान सी बन जाती, कहती साहब मुझे तो कुछ पता ही नहीं है और न जाने कैसे और किसने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि मेरे पति का किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं था। अब ये बात सुनने के बाद पुलिस तो अंदर अंदर मुस्कुराती है। फिर उसे एक कमरे में ले जाकर वो सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है और जैसे ही वो सीसीटीवी फुटेज देखती है तो यकीन मानिए दोस्तों, उसके तो मानो होशो हवास उड़ जाते हैं। वो सोच नहीं पा रही होती है कि उसकी इस करतूत को सीसीटीवी कैमरे जो शहर में कई जगहों पर लगे हैं कैद कर चुके हैं। और आखिरकार पुलिस इस पूरे मामले का जब खुलासा करती है तो न सिर्फ जयपुर बल्कि पूरा देश हिल जाता है कि एक तरफ जहां 17 मार्च को प्रेमी को गिरफ्तार किया जाता है और पत्नी के साथ, तो दूसरी जगह भी सेम उसी तरीके की घटना, पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारती है और मारने के बाद उसे प्लास्टिक के बोरे में भरकर पूरे शहर में नचाते हुए फिर एक पुल के पास ले जाकर आग लगा देती है। यानी अगर वो लाश जल जाती तो शायद वो 100 पहचान में भी नहीं आता किसका है। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। आखिरकार अगर वो जल जाती तो इस मामले का खुलासा कैसे होता और कैसे पता चलता कि ये लाश किसकी है। अब पुलिस के गिरफ्त में प्रेमी और पत्नी ये दोनों लोग आ चुके हैं जिन्हें जेल भेज दिया गया है। लेकिन इस तरीके की दोस्तों घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं जिसे सुनने के बाद यकीन मानिए एक बार तो रूह कांप जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि बार बार पत्नियां ही अपनी पति की हत्या क्यों करते चली जा रही हैं। अगर उन्हें दूसरे के साथ ही रहना है तो फिर वो शादी ही क्यों कर रही हैं, और जब ऐसा उन्हें करना ही है तो अपने पति को तलाक क्यों नहीं दे रही हैं। तमाम सारे सवाल अपने जहन में जरूर हैं, लेकिन आपके दिमाग में भी अगर कोई सवाल हो या कोई जवाब हो तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।